नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इससे पहले हमने 1892 के भारत परिषद एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है, अगर ये वो एक्ट आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आप क्या है कि थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों से। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं अपने लेक्चर की। इसको कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, हालांकि ये भारत परिषद अधिनियम 1909 तो कहते ही हैं, इसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। अब हम मार्लियामेंटो सुधार क्यों कहते हैं? हुआ क्या करता था कि जो मार्ले हुआ करते थे, जो मोर्ले या मार्ले, ये भारत सचिव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ये हुआ करते थे भारत सचिव। और जो मिंटो हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे वायसराय भारत के। ये 1905 से लेकर 1910 तक ये भारत के वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ये इनके काल में ये लाया गया था, इसलिए इनको दे दिया गया नाम मार्लियामेंटो सुधार। इस मार्लियामेंटो सुधार में भारत के राजनीतिक विकास क्रम को जो है एक नया यहाँ पर एक शेप दे दी जाती है। और इनको जो है नाम क्यों पड़ा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और यहाँ पर भारतीयों को और प्रतिनिधित्व देने की यहाँ पर बात आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम चर्चा कर लें इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में कि क्या इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं हुआ करती थी, तो सबसे पहले तो यहां थे कि विधायी परिषदों का आकार यहां पर बढ़ा दिया गया था। जो विधान परिषद हुआ करती थी, दो हुआ करती थी ना, एक विधान परिषद और एक हुआ करती थी कार्यकारी परिषद। तो देखिए, अब तक विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, कार्यकारी परिषद में अब तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको देखना, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि सर के बताने का उद्देश्य क्या था। ठीक, तो विधान परिषद जो थी, यानी जो कानून बनाएगी, कानून बनाने वाली जो थी, उसमें भारतीयों को अब तक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। गैर सरकारी सदस्यों को भी मतलब प्रतिनिधित्व दिया गया था, मगर अभी भी बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का ही हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो विधान परिषद हुआ करती थी, इनका आकार बढ़ा दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद का भी और जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करते थे उनका भी आकार बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जैसे कि इससे पहले जो केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी उसमें 16 सदस्य हुआ करते थे, अब इनको बढ़ा के सीधा 60 कर दिया। देखना कितने बढ़ा दिए, सीधा 60 सदस्य तक इनकी कर दी गई। और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें भी इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। हालांकि अलग अलग में विधान परिषद जो हुआ करती थी प्रांतीय, उनमें अलग अलग संख्या होती है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। पर इतना आपको याद रखना कि यहाँ पर इनका आकार जो है वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है साहब, फिर यहां पर केंद्रीय जो विधान परिषद हुआ करती थी उसमें तो आधिकारिक बहुमत ही हुआ करता था, यानी उसमें सरकारी बहुमत ही हुआ करता था। जो सरकार की ओर से नामित लोग थे या जो सरकारी लोग थे ब्रिटिशर्स की ओर से, वही लोगों का यहाँ पर बहुमत हुआ करता था केंद्रीय विधान परिषद में। परंतु जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, इन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी या गैर आधिकारिक बहुमत को यहाँ पर उसकी स्वीकृति दे दी गई थी। ये बहुत बड़ा एक कदम हुआ करता था कि अब देखिए, विधान परिषद में जो प्रांतीय विधान परिषदें हुआ करती थी उनमें गैर सरकारी बहुमत को मंजूरी दे दी गई। यानी अब भारतीयों को कम से कम कानून बनाने से रिलेटेड काम तो पूरी तरीके से मिल गया है। प्रांतों के मामलों में, अभी केंद्र के मामले में नहीं, प्रांतों के मामले में कानून बनाने से संबंधित तो बहुमत मिल गया है कि अब वो कानून तो अपने तरीके से बना सकते हैं साहब। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण ये कदम हो जाता है। अब अगर हम इसका बैकग्राउंड समझे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, इससे पहले 1905 में और बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। 1906 में फिर स्वदेशी आंदोलन चल जाता है, स्वदेशी आंदोलन चल जाता है। और इसके बाद में 1906 में ही यहां पर मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। और इसी काल में देखिए, जो क्रांतिकारी आतंकवादी या क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हुआ करते थे, वो लोग जो है उनका भी यहाँ पर जो है खूब जोरों शोरों से उनका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा होता है। हत्याएं करी जा रही होती है, चापेकर बंधु है और ये विनायक दामोदर सावरकर है, इन सब लोगों का कार्य अभी यहाँ पर चल ही रहा होता है। तो इन सब की वजह से सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और सरकार जो है वो मजबूर हो जाती है ये सब परिवर्तन करने के लिए या राजनीतिक भागीदारी देने के लिए यहाँ पर सरकार राजी हो जाती है। ये हमने देख लिया। फिर जो विधायी कार्य हुआ करते थे उन विधायी कार्यों में भी यहाँ पर वृद्धि कर दी जाती है। किस प्रकार से वृद्धि कर दी जाती है कि जो विधान परिषदें हुआ करती थी उनके कार्यों का दायरा अब बढ़ा दिया गया। जैसे कि पहले वो बजट पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अब वो पूछ सकते हैं। पहले वो प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते थे, अब वो प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं।
देखिए 1892, तभी तो मैंने बोला, आप पिछले वाला लेक्चर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा इस एक्ट से रिलेटेड, 1892 के लिए एक्ट से रिलेटेड। तो इसमें क्या था कि अब बजट पर सिर्फ वो चर्चा कर सकते थे, कोई भी यहां पर प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अब यहां पर देखिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर ये भी एक बहुत बड़ा कदम हुआ करता था। इन्हीं कदमों के बारे में, इन्हीं इनिशिएटिव के बारे में यूपीएससी पूछेगी, आपको पूछेगी तो ठीक है। फिर जो कार्यकारी परिषद हुआ करते थे उसमें भी भारतीयों की भागीदारी यहां पर बढ़ा दी जाती है। देखिए जैसे 1892 का एक्ट जब मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था कि विधान परिषद जो थी उसमें तो सदस्यता बढ़ाई जाती है, उसमें नामांकन किया जाता है और गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी भागीदारी बढ़ा दी जाती है। मगर कार्यकारी जो परिषद थी, यानी जो लागू करेगी कानूनों को, उस कार्यकारी परिषद में अब तक कोई भी भारत का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था। परंतु अब इस 1909 के एक्ट के माध्यम से एक सदस्य जो है यहां पर जोड़ दिए जाते हैं इस विधान परिषद में, भारतीय। जो कौन हुआ करते थे, पहले उनका नाम याद रखना है, लॉर्ड एसपी सिन्हा। इनका नाम आपको याद रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पूरा नाम देखे तो एसपी सिन्हा का, तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले भारतीय हुआ करते थे, जो कि, और उनको क्या बनाया जाता है, इनको विधि सदस्य बनाया जाता है। विधि सदस्य इनको बनाए जाते हैं, यानी कि कानून मंत्री के तौर पर इनको बनाया जाता है 1909 के एक्ट के माध्यम से। यह पहली बार था इतिहास में कि कार्यकारी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो यह एक बहुत ही बड़ा कदम हुआ करता था। ठीक है, अब यहां पर एक विवादित काम किया जाता है। क्या विवादित कार्य किया जाता है? देखिए विवादित कार्य ये किया जाता है कि मुसलमानों के लिए यहां पर पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है। क्या? पृथक निर्वाचक मंडल। अब आप कहोगे सर ये पृथक निर्वाचक मंडल ये कौन, क्या भला है? तो इसका आप पहले बैकग्राउंड समझो। 1906 में यहां पर मुस्लिम लीग बन जाती है। कहां पर? ढाका में बन जाती है मुस्लिम लीग। ढाका के जो नवाब होते हैं सलीमुल्लाह और भी लोग मिलकर ये बना लेते हैं। और यहां पर आप देखो कि 1892 के या 1890 के दशक देखिए, 1892-93 में यहाँ पर, और 1896 में, और फिर आगे जाके देखो तो यहाँ पर खूब सारे गौ हत्या के दंगे होते हैं और हिंदू मुस्लिम कटुता यहाँ पर शीर्ष पर होती है। शिवाजी महोत्सव मनाया जा रहा होता है, गणेश चतुर्थी मनाई जा रही होते हैं, और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम कटुता यहाँ पर शीर्ष पर होती है। तो मुसलमानों को लगने लगता है यहाँ पर कि हमारे हित जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं है, हम लोग, हमारे हित जो है इनसे अलग है, और हमें अलग से जो है ब्रिटिश प्रशासन है, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें अलग से हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि हम भूतपूर्व शासक वर्ग से हैं। अब तक तो हमारा शासन था भाई, मध्यकाल में महत्वपूर्ण रूप से मुसलमानों का शासन था भारत में। तो ये कहते हैं कि हमें अलग से यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अगर इनके साथ आप प्रतिनिधित्व दोगे तो फिर तो हमारा कुछ होना नहीं है, क्योंकि हिंदू तो बहुमत में है। तो इस मांग के आधार पर और अंग्रेजों की बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है। ये बैकग्राउंड हो गया। अब आप कहोगे सर पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब तो समझा दो। बिल्कुल समझाते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लोग होते हैं और उनमें से कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति खड़ा हो जाता है और फिर सारे जाति के सारे धर्मों के लोग उसको वोट देते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली। मगर इस पृथक निर्वाचक मंडल में ये हो गया कि देखिए मुसलमानों के लिए अलग से एक मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और उस मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। ऐसा हो गया, क्योंकि अगर बहुमत, अगर नॉर्मल होता, सामान्य प्रतिनिधित्व मंडल होता या निर्वाचक मंडल होता तो क्या होता कि मुस्लिम तो कम है, इनका यही तो कंसर्न था मुसलमानों का कि हमारा तो बहुमत है नहीं, तो हमें कौन वोट देगा, हम तो बहुमत में इस प्रकार से कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। तो फिर ये हो गया कि मुस्लिम खड़ा होगा और मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। ये है पृथक निर्वाचक मंडल। हालांकि इसका खूब विरोध होता, मगर फिर भी ये हटाया नहीं जाता है। यहां पर मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल के साथ साथ और अन्य समूहों को भी अलग से प्रतिनिधित्व यहां पर दे दिया जाता है, जैसा कि नगर निगम हो गए, व्यापार मंडल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, जमींदार हो गए, इनको भी अलग से यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था कि आप यहाँ पर आओ और आप भी यहाँ पर आके जो है वो इसमें भागीदारी लो, और इनकी भागीदारी यहाँ पर की जाती है। परंतु एक चीज देखो, यहाँ पर जो प्रांतीय परिषद हुआ करती थी, प्रांतीय परिषदों में, विधान परिषदों में यहाँ पर गैर सरकारी बहुमत हो गया। गैर सरकारी बहुमत हो गया, गैर सरकारी बहुमत जो हो सकता है। परंतु देखो ये पृथक निर्वाचक मंडल हो गया, और ये जो
विश्वविद्यालय हैं, ये लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, इनको अलग से इनको प्रतिनिधित्व देके इस गैर सरकारी बहुमत की काट यहाँ पर कर ली जाती है। इनको पता था कि मुस्लिम तो कभी भी कांग्रेस के साथ कभी जाएंगे नहीं, और फिर कांग्रेस को भी कभी बहुमत तो उनमें मिलने का है नहीं, तो ये यहाँ पर इसकी काट कर ली जाती है। अब इसका विश्लेषण देख लें, इसका अगर प्रभाव देख लें क्या हुआ, तो भारतीयों के लिए सीमित राजनीतिक प्रगति ही ला पाया, क्योंकि गैर सरकारी बहुमत को यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी प्रांतों में, परंतु अभी भी देखो पृथक निर्वाचक मंडल और इनको प्रतिनिधित्व दिया गया, जो यूनिवर्सिटीज है उनको, इन सबको यहाँ पर प्रतिनिधित्व देके इन्होंने कांग्रेस के बहुमत की काट कर ली कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को तो बहुमत मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है सीमित राजनीति और विभाजन, सॉरी माफ कीजिएगा, सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन। तो यह एक सांप्रदायिक राजनीति को शुरू कर देता है भारत में, क्योंकि जो पृथक निर्वाचक मंडल है इससे तो सांप्रदायिक राजनीति शुरू होती ही है, और हिंदू मुस्लिम विभाजन जो है उसको संस्थागत रूप दे देता है, और इसी की अंतिम परिणति कहां होती है, पाकिस्तान विभाजन में 1940 में। देखिए वो डायरेक्ट एक्शन वाला, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये हो जाता है कि यहाँ पर विभाजन की राजनीति या वो संस्थागत रूप ले लेती है यहाँ पर। ठीक है, भारतीयों को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से ही सफलता मिलती है। जो लॉर्ड एसपी सिन्हा है वो कार्यकारी परिषद में गए तो सही, मगर वो अकेले हैं, पूरी कार्यकारी परिषद में वो अकेले हैं, तो ये एक प्रतीकात्मक जीत ही उनकी हुआ करती थी भारतवासियों की। फिर राष्ट्रवादी दबाव के प्रति प्रतिक्रिया इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कि अब जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हुआ करते थे उनका दबाव बढ़ रहा था, कांग्रेस का दबाव बढ़ रहा था कि भागीदारी दी जानी चाहिए, तो ये सब चीज़ों का ये मानना था इन सब ग्रुप्स का कि हाँ हमारा दबाव बढ़ा है, और इस दबाव की वजह से ही प्रतिक्रिया की है ब्रिटिश शासन ने और हमें भागीदारी दी है। फिर ये जो भविष्य के सुधारों के लिए आधार बनता है, जो 1919 का अधिनियम बनता है और 1935 का अधिनियम, उनके लिए आधार का कार्य करता है यह 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। तो ये हमने इसके प्रावधानों के बारे में देख लिया। इसके मुख्य मुख्य प्रावधानों को आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।